हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दंड की भूमिका, रूल ऑफ पनिशमेंट। इसमें हम देखेंगे सामाजिक नियंत्रण में दंड की भूमिका क्या है, यानी समाज के नियंत्रण में दंड क्या भूमिका निभाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं दंड का अर्थ क्या है। तो साधारण अर्थ में नियम अथवा कानून के उल्लंघन पर राज्य द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से दिए जाने वाले कष्ट को ही दंड कहा जाता है। यानी साधारण अर्थ में देखा जाए तो नियम कानून के उल्लंघन पर, नियम कानून का वायलेशन करने पर राज्य द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से दिया जाने वाले कष्ट को ही दंड कहा जाता है। किंतु व्यापक अर्थ में किसी संस्था द्वारा दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के दंड को दंड कहा जाता है। दंड की परिभाषा देख लेते हैं। पहली परिभाषा है सेथना के अनुसार कि दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है। दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है और उसमें यह ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक कष्ट अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक कष्ट अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो। वहीं अगली परिभाषा है ड्राफ्ट के अनुसार कि दंड वह जागरूक दबाव है। ड्राफ्ट के अनुसार क्या है कि दंड वह जागरूक दबाव है जो समाज में शांति भंग करने वाले व्यक्ति को अवांछनीय अनुभव वाला कष्ट देता है, अवांछनीय अनुभव वाला कष्ट देता है। अगली परिभाषा है बेस्टर मार्क के अनुसार कि दंड वह यातना अथवा कष्ट है। दंड वह यातना है अथवा कष्ट है जो अपराधी पर उस समाज के द्वारा या उस समाज के नाम पर जिसका वह अस्थायी या अस्थायी सदस्य है एक निश्चित रूप से लागू किया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि दंड देने का कार्य समाज या राज्य द्वारा किया जाता है। दंड देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो या तो समाज द्वारा किया जाता है या राज्य द्वारा किया जाता है। दंड में ऐसे परिणाम होते हैं, यानी दंड के जो परिणाम होते हैं ऐसे परिणाम होते हैं जो अप्रिय लगते हैं। दंड के परिणाम अप्रिय लगते हैं, किसी को दंड पाना अच्छा नहीं लगता है। दंड अपराधी या नियमों का उल्लंघन करने वालों को दिया जाता है। दंड किसे दिया जाता है, तो अपराधी को दिया जाता है या फिर जो जिसने नियम का वायलेशन किया है, नियमों का उल्लंघन किया है, सिद्धांतों को तोड़ा है, रूल को तोड़ा है, उसी को दंड दिया जाता है। दंड की मात्रा अपराध की प्रकृति व गंभीरता पर निर्भर करती है। दंड की जो मात्रा है अपराध की प्रकृति व गंभीरता पर निर्भर करती है। यानी आपने अपराध बड़ा किया है तो भाई बड़ी गंभीर सज़ा मिलेगी, यदि छोटा किया है तो छोटे से सज़ा में ही आप मुक्त हो जाएंगे। दंड अपराध को रोकने के लिए दिया जाता है। दंड किस लिए दिया जाता है, तो अपराध को रोकने के लिए किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं दंड के प्रकार। तो दंड के अनेक प्रकार होते हैं जिन्हें हम दो वर्गों में रख सकते हैं। दंड के अनेक प्रकार होते हैं जिसे हम दो वर्गों में रख सकते हैं। पहला है सरल दंड। सरल दंड वे दंड होते हैं जिसके देने से दंडित होने वाले को कोई बड़ी शारीरिक क्षति नहीं पहुंचती है। यानी जो सरल दंड है, साधारण दंड है, ये वो दंड होता है जिसके देने से दंडित होने वाले को कोई बड़ी शारीरिक क्षति नहीं पहुंचती है। यानी सरल दंड जो हैं निम्नलिखित होते हैं, जिसमें पहला है डांटना व फटकारना। यानी छोटे मोटे अपराधों के लिए बालकों को सबके सामने डांटना, फटकारना या झिटक देना ही पर्याप्त है। सबके सामने डांटे जाने पर बालक लज्जित हो जाते हैं और साधारणतः अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, यानी पुनः वो वही गलती करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन डांटना फटकारना समयानुकूल हो और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही इसका प्रयोग किया जाए। यानी हमेशा ऐसा नहीं है कि किसी को डांटो फटकारो, ये समय अनुकूल होना चाहिए, यानी जब आवश्यकता पड़े तभी डांटना चाहिए। अन्यथा बहुत ही अधिक डांटने पर बालक पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी गलत प्रभाव पड़ेगा। अगला है अवकाश के बाद रोकना। यानी जब छात्र लगातार कक्षा में देर से आने लगे या गृह कार्य नियमित रूप से ना करे, यानी जो गृह कार्य है इसमें निपरमित लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा, नियमित रूप से ना करे तो उसे विद्यालय के अवकाश के बाद भी रोका जा सकता है। अगला है आर्थिक दंड। यह दंड कक्षा में अनुपस्थित रहने पर या विद्यालय की कोई वस्तु तोड़ने पर दिया जाता है, किंतु वास्तव में यह जो दंड है यह अभिभावकों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, अभिभावकों को दिया जाता है। अगला है नैतिक दंड। तो अपमान करना, क्षमा याचना, स्थान परिवर्तन, सुविधाओं से वंचित कर देना, कक्षा में प्रवेश निषेध कर देना या अतिरिक्त कार्य देना, ये क्या है, नैतिक दंड है, नैतिक रूप से दंड है ये। अगला है शारीरिक दंड या कठोर दंड। पहला क्या था, सरल दंड, दूसरा क्या है, शारीरिक दंड या कठोर दंड। शारीरिक दंड के अंतर्गत थप्पड़ मारना, घूंसा जमाना, कान उमेट देना, बेंत मारना, मुर्गा बनाना,
दंड बैठक कराना आदि सारे कार्य होते हैं। पहले विद्यालयों में इस प्रकार के दंडों का विशेष प्रचलन था। पहले जो विद्यालयों में पढ़ाया जाता था वहाँ पर ऐसे कार्यों का, इस प्रकार के दंड देने का प्रचलन था। लेकिन कभी कभी इनके भयंकर परिणाम होते थे और बालक अंगहीन तक हो जाते थे। लेकिन आजकल सामान्यतः इसका प्रयोग वर्जित है। इन्हें दंडों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब अन्य सभी उपाय असफल हो जाएं। यानी जहाँ तक संभव हो सुधारात्मक दंड ही देने चाहिए जिससे वो सुधर जाए। यदि शारीरिक दंड देने की आवश्यकता ही हो तो यह केवल शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट बच्चे को ही दिए जाएं तथा कमज़ोर और 14 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों को ये दंड ना दिए जाएं। न ही क्रोध के आवेश में दिए जाएं और ना ही क्रोध के आवेश में आकर के ऐसे दंड दिए जाएं। लेकिन ऐसे दंड अपराध करने के तुरंत बाद ही दिए जाने चाहिए। जैसे ही अपराध हो जाए तुरंत ही ये दंड देने चाहिए। अब आगे देख लेते हैं दंड के उद्देश्य क्या हैं। तो पहला उद्देश्य है नकारात्मक, दूसरा है सकारात्मक। यानी अपराधी को उसके कार्य के प्रतिफल के रूप में दिया जाता है। यानी जो नकारात्मक दंड है किस लिए दिया जाता है, तो अपराधी को उसको कार्य के प्रतिफल के रूप में दिया जाता है, बदले में दिया जाता है। उसे भयभीत या आतंकित करके समाज के अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से रोका जाता है। यानी उसको दंडित क्यों किया जाता है कि उससे भयभीत होकर के जो समाज के अन्य व्यक्ति हैं अपराध करने न लग जाएं। यानी अपराधी मनोवृत्ति रखने वाले लोगों को रोकने के लिए दिया जाता है दंड। सकारात्मक क्या है, तो अपराध को सुधारने के लिए, यानी अपराध को सुधारने के लिए यानी उद्देश्य से भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो एक बार अपराध करता है वह सदैव के लिए अपराधी हो जाता है। यानी उचित माहौल और एक उपयुक्त परिस्थिति को पाकर वह भी निरपराधी हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं दंड की आलोचना। तो दंड की आलोचना कुछ इस प्रकार से है कि एक बुराई को रोकने में दूसरी बुराई पर बल दिया जाता है। यानी एक बुराई को रोकने के लिए दूसरी बुराई पर बल दिया जाता है। दूसरा है राज्य को प्रतिशोध लेने वाली संस्था बनना पड़ता है। यानी राज्य को बदला लेने वाली संस्था बनना पड़ता है इसके लिए। तीसरा है कि जिससे राज्य की गरिमा तथा प्रतिष्ठा में कमी आती है। यानी किसी व्यक्ति को जब दंडित करते हैं तो राज्य की गरिमा और प्रतिष्ठा में कमी आती है। चौथा है कि बर्बरता तथा जंगली मनोवृत्ति का प्रचालक है। बर्बरता तथा जंगली मनोवृत्ति का परिचालक है। आवेश में किए गए अपराधों के लिए उचित दंड नहीं, अपराधी को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। यानी मनोवृत्ति का परिचालक है। क्यों? क्योंकि आवेश में किए गए अपराधों, यानी एकाएक आवेश में आकर किसने अपराध कर दिया तो उसको दंड की आवश्यकता नहीं बल्कि सुधरने का मौका देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों में भी शेयर करें।